गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गया क्या? अच्छा, माइनर की तैयारी करने गया था। हो गई तैयारी? अच्छा, डेली आ रहा है। चलो, चलिए। कुछ हिस्सा रह गया था, और जो रह गया था वो है डेवलपमेंट वाला हिस्सा रह गया था, है ना? तो अगर डेवलपमेंट को डिफाइन कर लिया जाए, जो भी है। गुड इवनिंग। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बैठो और ध्यान से सुनो। कुछ समझने वाली बातें भी हैं और कुछ याद करने वाली है, सब है। ओके, सभी ध्यान से सुने। अब देखो, डेवलपमेंट में क्या क्या होगा वो समझे आप। देखो, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, दोनों को मिलाकर डेवलपमेंट कहते हैं। जो लोग पिछली क्लास में थे उनको सब कुछ आ जाएगा भी, और जो नहीं थे वो थोड़ा इंतजार करें, 5-10 मिनट बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, तब तक कुछ नहीं आएगा। तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन मिलाकर क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। और सुनो इधर, सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक, सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस के बीच प्लांट की लाइफ साइकिल में जो जो होता है वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। मतलब क्या है डेवलपमेंट? सीक्वेंस ऑफ ऑल द चेंजेस, सीक्वेंस ऑफ ऑल द चेंजेस दैट अ प्लांट गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक, सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक प्लांट में जो जो चेंजेस हुए उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। एक डायग्राम की मदद से एनसीईआरटी ने इसको समझाया है। तो उस डायग्राम को अच्छे से समझो, क्योंकि अक्सर उस डायग्राम को प्रॉपर अपन रीड नहीं कर पाते कि वो क्या है। तो उसको अच्छे से देखना, और जब मैं समझा रहा हूं तो दिमाग में रखना अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या? अर्थमेटिक ग्रोथ याद है? दो सेल बनेंगी डिवाइड होकर, दो में से एक डिवाइड करेगी और एक फंक्शन करने आ जाएगी, है ना? तो ध्यान देखो, ध्यान दो जरा इधर। इधर शुरुआत यहां से, मान लो एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये सेल क्या करती है आगे? देखो तो क्या लिखा है? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब लिख दो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब लिख दो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिख दो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लिख दिया? सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अरे कहने का मतलब इंटरफेस है। अरे भाई, डिवीजन के पहले सेल इंटरफेस करेगी ना। इंटरफेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, सेल ऑर्गेनल बनते हैं। तो कुल मिला के ये सब क्या हो रहा है? डीएनए बनना, आरएनए बनना, प्रोटीन बनना, नए नए सेल ऑर्गेनल बनना, ये सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस। कहने का मतलब इस सेल ने किया इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद डिवाइड करके बनी दो सेल, डिवाइड करके बनी दो सेल, दो में से एक सेल वापस डिवीजन की तैयारी करने आ गई। सही है? अब बची जो एक सेल, उसका होगा इलोंगेशन। याद करो पिछली क्लास, क्या होगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद स्पेशलाइज किया जाएगा उस सेल को। क्या नाम दिया था? डिफरेंशिएशन। जैसे जाइलम ट्रैकीड वेसल में नहीं बोला था मैंने कि जाइलम वेसल बनाना है तो प्रोटोप्लाज्म का लॉस कर दिया जाएगा, लिग्निन सेलुलोज डिपॉजिट स्पेशलाइज किया जाएगा, और स्पेशलाइजेशन के कारण सेल किधर की तरफ जाएगी? मैचुरेशन की तरफ, और सेल बन जाएगी मैच्योर सेल। और मैच्योरिटी के बाद तो
आएगा सेनेसेंस और फाइनली डेथ होगी। सही है ना? तो जनरली कभी कभी लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको, सीधा और फिर सीधा। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। फिर से एक बार देख लो। मेरिस्टेमेटिक सेल ने इंटरफेस किया एक तरह से, डिवाइड होकर बनी दो सेल, दो में से एक सेल वापस डिवीजन की तैयारी करने आ गई, और जो एक सेल बची उसका क्या होगा? इलोंगेशन, फिर डिफरेंशिएशन, और फिर मैच्योर हो जाएगी, और क्या बन जाएगी? मैच्योर सेल। और मैच्योरिटी के बाद सेनेसेंस आएगा और फिर डेथ आएगा। क्लियर है? तो इस तरह पढ़ना है इस डायग्राम को। इसके बाद एनसीईआरटी ने प्लास्टिसिटी की बात की है, तो आगे प्लास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। प्लास्टिसिटी, तो चलो देखते हैं प्लास्टिसिटी। देखो, प्लास्टिसिटी देखो जरा ध्यान से। प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है? ओए, दांत निकाल के क्या हंस रहे हैं? अभी देखो ना, अभी दांत बंद करके हंस रहे हैं। देखो देखो, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है। प्लांट में एबिलिटी होती है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की। क्यों बना पाता है अलग अलग स्ट्रक्चर? या तो ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, या ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा हूं? प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट या ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। प्लांट की इस एबिलिटी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लांट में एबिलिटी है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की, या तो ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट या तो ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। तो प्लांट की एबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी। और इसका एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। इसका एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब है, देखो ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स। एक ही प्लांट में दो तरह की लीव्स। जैसे मैं दो कैटेगरी ला रहा हूं हेट्रोफिली में। एक कैटेगरी है कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। इनमें क्या होता है, जुवेनाइल स्टेज में, बोले तो यंग स्टेज में अलग टाइप की पत्ती होती है। जुवेनाइल स्टेज में या यंग स्टेज में अलग टाइप की पत्ती है, और एडल्ट स्टेज में अलग टाइप की पत्ती है। देखो, एडल्ट स्टेज में अलग टाइप की पत्ती, ये अलग ही है बिल्कुल। ये देखो, तो क्या प्लांट ने अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डेवलप किया या नहीं? ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, या बोलो ड्यू टू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग हेट्रोफिली तो दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूं ये कैसी हेट्रोफिली है? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। मतलब इनका इंटरनल इंटरनल फैक्टर है ये, है ना? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली है। क्लियर है? तो इंटरनल फैक्टर, ये बोलो डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ लाइफ के कारण अलग अलग पत्ती है, तो इसे क्या बोला जाए? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। एक दूसरी कैटेगरी लाता हूं। अरे धनिया पत्ती तो सबने देखी होगी, कोरिएंडर। छोटे छोटे पौधों में अलग टाइप की पत्ती होती है और एडल्ट में अलग टाइप की होती है। इसी तरह एक दूसरी कैटेगरी ला रहा हूं, बटर कप प्लांट। ये जो बटर कप प्लांट है ना, जिसका जीनस है रेननकुलस। रेननकुलस ये क्या करता है? देखो इधर, इसमें ये आधा पौधा पानी के अंदर होता है और आधा पानी के बाहर होता है। तो पानी के अंदर इसकी कटी हुई पत्तियां होती है, डाइसेक्टेड लीव्स होती है। पानी के अंदर कैसी पत्ती है? डाइसेक्टेड लीव। और पानी के बाहर पूरी कंप्लीट लीव होती है। ये देखो जरा, बिल्कुल अलग। वहां पर अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ के कारण अलग अलग स्ट्रक्चर। यहां पर
एक ही समय पर दोनों पत्तियां हैं, बट ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट, पानी के अंदर अलग, पानी के बाहर बाहर अलग है। तो बोलूं, इसे बोलूं एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। ये किसका एग्जाम्पल है? इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। देखा आपने, प्लांट में एबिलिटी है टू डेवलप डिफरेंट स्ट्रक्चर, या तो ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ या ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हेट्रोफिली। सही है। और हेट्रोफिली में दो केस है, अगर अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ के कारण अलग स्ट्रक्चर है तो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, और अलग अलग एनवायरमेंट के कारण अलग अलग स्ट्रक्चर है पत्तियों का तो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। आपके मॉड्यूल या एनसीईआरटी में जहां ये तीन नाम है, लिख देना डेवलपमेंटल हेट्रोफिली और इसको एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। ये था थोड़ा सा यहां पर। देखते रहना इधर, है ना? हाँ, तो अब एनसीईआरटी हो या मॉड्यूल है, लिखा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो लिखा है कि डेवलपमेंट को कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर कंट्रोल करते हैं। कुछ एक्सट्रिंसिक और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। पहला ले रहा हूं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो सुनो जरा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में मुझे कोई बात नहीं करनी, पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। याद करो, कंडीशंस फॉर ग्रोथ में मैंने लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या बोलो न्यूट्रिशन, ये सब डिस्कस किया था। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, इंट्रिंसिक फैक्टर जरूर डिस्कस हो। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब प्लांट के अंदर के फैक्टर। इसके अंदर दो फैक्टर होंगे, एक तो इंट्रासेलुलर फैक्टर और एक इंटरसेलुलर फैक्टर। इंट्रा और इंटरसेलुलर फैक्टर। तो जो इंट्रासेलुलर फैक्टर है, अब सेल के अंदर ऐसा क्या है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सके? सेल के अंदर से ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? जीन्स। जीन्स ही तो है सेल के अंदर से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे। और इंटरसेलर मतलब एक जगह बन जाएंगे और बनने के बाद एक सेल से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, ऐसे जा जाके ग्रोथ डेवलपमेंट कौन कंट्रोल करेगा? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या मैसेंजर ही तो है, तो हार्मोन्स ही तो मैसेज इधर से उधर ले जाएंगे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक सेल से दूसरे सेल जा जाके ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन कंट्रोल करवाएगा? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना, या प्लांट ग्रोथ हार्मोन, या इन्हीं को कहते हैं फाइटो हार्मोन। समझ गए? तो एक्चुअल में अब हमें किसकी बात करनी है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन की। हाँ, अब सबके लिए कॉमन बात होगी, प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। देखो भाई, ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। कुछ होते हैं ग्रोथ प्रमोटर और कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर में तीन पक्का आते हैं, कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, है ना। और इनहिबिटर में आता है पक्का एब्सिसिक एसिड। और एक और बचा है इथाइलिन, वो उसमें ग्रोथ प्रमोटर एक्टिविटी भी है। इथाइलिन में ग्रोथ प्रमोटर एक्टिविटी भी है, ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटी भी है। मतलब वो प्रमोटर इनहिबिटर दोनों में फिट हो सकता है इथाइलिन, लेकिन ज्यादा
ग्रोथ इनहिबिटर एक्टिविटी है, इसलिए हम जो जनरली इसको कहां पढ़ लेते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर में। लेकिन इथाइलिन दोनों जगह फिट हो सकता है, लेकिन ज्यादा एक्टिविटी क्या है उसके पास, इनहिबिटर वाली। अच्छा, इसके बाद केमिकल नेचर हमारी एनसीईआरटी मॉड्यूल में दिया है। ऑक्सिन का केमिकल नेचर दिया है कि वो इंडोल कंपाउंड है। क्या है, इंडोल कंपाउंड। याद करो ना, ऑक्सिन का एग्जांपल IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, राइट। जिब्रेलिन टर्पीन होते हैं, एग्जैक्ट बोलूं डाई टर्पीन्स होते हैं, जैसे GA3 मतलब जिब्रेलिक एसिड 3, एग्जांपल ऑफ जिब्रेलिन। अच्छा, साइटोकाइनिन क्या होते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव। क्या होता है ये, एडेनिन से डिराइव होते हैं। और एक एग्जांपल, ये एग्जांपल चल रहे हैं, एग्जांपल साइटोकाइनिन का है काइनेटिन, जिसका केमिकल नेम एनसीईआरटी ने दिया है, मतलब आपको याद करना होगा, N6 फॉरफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन। याद है मैंने जब एडेनिन पढ़ाया था, कहीं पढ़ाया था कि एडेनिन नाम की कोई चीज याद है? अच्छा, नाइट्रोजन बेस है ना। तो एडेनिन का केमिकल नेम क्या दिया था, 6 एमिनो प्यूरिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन सबके नाम लिखाए थे, तो एडेनिन का क्या नाम दिया था, 6 अमीनो प्यूरिन। ये भी तो अमीनो प्यूरिन ही है, मतलब तभी तो बोल रहा हूं एडेनिन डेरिवेटिव है। क्लियर? तो ये नाम याद रखना है, साइटोकाइनिन का एग्जांपल कार्निटिन और उसका केमिकल नेम। अच्छा, एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है। क्या, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है। और एक अकेला हार्मोन जो गैस है वो क्या है, इथाइलिन। सही है, ओके। अब इस बार नीट में क्वेश्चन आ गए, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एसिडिक नहीं बेसिक है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक अकेला हार्मोन है जो बेसिक इन नेचर है। तो जहां पर भी साइटोकाइनिन दिख जाए लिखा हुआ, लिख दो बेसिक इन नेचर। साइटोकाइनिन बेसिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, अब हमारी एनसीईआरटी हो या मॉड्यूल हो, हार्मोन्स की डिस्कवरी की बात की गई है। हार्मोन के डिस्कवरी की बात हुई, हार्मोन के डिस्कवरी की बात हुई। तो एक सेकंड, हार्मोन की डिस्कवरी, तो हार्मोन की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक तरफ से सारे हार्मोन्स की डिस्कवरी एक साथ डिस्कस कर ली गई है। चलो मैं भी सारे हार्मोन की डिस्कवरी एक साथ डिस्कस कर लेता हूं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, सब। तो आगे डिस्कवरी, सारे हार्मोन की डिस्कवरी एक्सीडेंटल रही है। तो एक एक करके सारे हार्मोन की डिस्कवरी की बात कर लेता हूं, फिर पढ़ेंगे उनके फंक्शन, ऑक्सिन की सबकी पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन की, ऑक्सिन की डिस्कवरी। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, अब ऑक्सिन की डिस्कवरी, ठीक है। ऑक्सिन के डिस्कवरी की बात करूं तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने फोटोट्रॉपिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया। फोटोट्रॉपिज्म समझते हैं, एक तरफ से लाइट दो तो स्टेम बेंड हो जाती है लाइट सोर्स की तरफ, है ना। इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, फोटोट्रॉपिज्म पर के लिए एक्सपेरिमेंट किया। किस पर, कोलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास। कोलियोप्टाइल समझते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ शूट टिप, जिसे नहीं भूल गए जो लोग लिख लें। कोलियोप्टाइल मतलब है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ शूट टिप। कोलियोप्टाइल का मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ शूट टिप, इस पर काम किया था। और क्या काम किया था अब मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं
काम क्या था उसे अच्छे समझना। देखो भाई, इन्होंने कोलियोप्टाइल लिया, कोलियोप्टाइल टिप लिया और दिया इसको यूनिलेटरल, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। यूनिलेटरल मतलब एक ही साइड से लाइट दी। तो हुआ क्या, जिधर से लाइट दी जा रही थी उधर की तरफ बेंड हो गया। क्यों बेंड हुआ, उसका एक्चुअल रीजन अच्छे से समझ। एक्चुअली क्या है कि कोलियोप्टाइल टिप पर ऑक्सिन है, ऑक्सिन की सिंथेसिस भी हो रही है। जब आप एक तरफ से लाइट देते हो ना, जब एक तरफ से लाइट दे रहे हो तो होता यह है, ये जो ऑक्सिन है ये जिधर से लाइट नहीं दे रहे हो उधर की तरफ ऑक्सिन ज्यादा हो जाता है। जब आप एक तरफ से लाइट देते हो तो जिधर आप लाइट नहीं दे रहे हो उधर ऑक्सिन ज्यादा जाता है और जिधर लाइट दे रहे हो उधर ऑक्सिन कम जाता है। देखो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल और बेसी पेटल होता है। बेसी पेटल मतलब फ्रॉम एपेक्स टू बेस की तरफ, एपेक्स से बेस की तरफ होता है। अच्छा, तो जब आपने लाइट दिया तो ऑक्सिजन ज्यादा किधर है, जिधर लाइट नहीं दिया जा रहा है, और जिधर लाइट दिया उधर ऑक्सिजन कम है। तो देखो समझो जरा इसको, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिधर लाइट नहीं दिया है उधर ऑक्सिजन ज्यादा है। ज्यादा ऑक्सिजन है तो सेल इलोंगेशन ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इधर ग्रोथ, सेल इलोंगेशन ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा, और इधर ऑक्सिजन कम है तो इलोंगेशन कम होगा, ग्रोथ कम होगा। तो देख लो, इधर वाला आधा हिस्सा तो ज्यादा ग्रो कर रहा है, ज्यादा इलोंगेट हो रहा है, और इधर वाला कम, इसीलिए तो ये लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो जाता है। तो इसको ऐसे बना देता हूं मैं दोबारा। ये नहीं, डायग्राम पूरा दिखा रहा हूं कि ये ऑक्सिजन था, एक तरफ से लाइट दी जा रही थी, तो लाइट जब एक तरफ से दे रहे थे तो ऑक्सिजन ज्यादा किधर को ट्रांसपोर्ट हुआ, जिधर से लाइट नहीं दी जा रही है। तो इधर ऑक्सिजन ज्यादा है, ब्लू कलर ही लगा देता हूं, क्या है, इधर ऑक्सिजन ज्यादा हो गया और इधर कम है। तो इधर लिख दूं, इस साइड मोर ऑक्सिजन है, मोर ऑक्सिजन है, इधर लो ऑक्सिजन है। मोर ऑक्सिजन है तो इलोंगेशन ज्यादा होगा, सेल इलोंगेशन ज्यादा होगा, ग्रोथ भी ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी। और इधर पूरा नहीं लिख रहा, इधर क्या लिख दूं, वाइस वर्सा से काम चल जाएगा। ऑक्सिजन कम है तो सेल इलोंगेशन कम होगा, ग्रोथ कम होगी, इसीलिए इधर की तरफ बेंड हो गया। बात समझ में आई? यस से, ठीक है, इधर ज्यादा इधर कम। अगले राउंड में कोलियोप्टाइल टिप को कट कर दिया गया, कोलियोप्टाइल टिप को कट कर दिया और फिर एक तरफ से लाइट दी गई। अरे जब कोलियोप्टाइल टिप ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहां है, तो बेंडिंग नहीं होगी। अगले राउंड, ध्यान से, अब थोड़ा क्रूशियल पार्ट आ रहा है क्योंकि अक्सर आप लोग गलत प्रिडिक्ट करते हो इन डायग्राम। ये दो डायग्राम और, कोलियोप्टाइल टिप ही है ये। करना क्या है, एक कैप जैसा बना है दोनों डायग्राम में, है ना, कुछ अंतर नहीं लगता। अब सुनिएगा मैं बताता हूं। देखो इधर एक्चुअली इधर वाले में ना कोलियोप्टाइल टिप में, कोलियोप्टाइल टिप में
जो कैप लगाई गई है वो ओपेक है। कैसी है वो? ओपेक है। तो देखो ध्यान से, ये ओपेक मेटालिक कैप है। ओपेक कैप है, मेटालिक कैप है ओपेक। अब ओपेक कैप है, अगर ओपेक मेटालिक कैप है, तो अगर अब इसमें एक तरफ से लाइट दोगे, शू टिप कट नहीं हुआ है, लेकिन अब लाइट तो इस पर पड़ नहीं रही, तो ऑक्सीजन का तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे लाइट जब एक तरफ से पड़ती है तब ना ऑक्सीजन एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। जब लाइट पड़ ही नहीं रही है ऐसे एक डायरेक्शन से, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन, हर तरफ ऑक्सीजन बराबर है, तो प्लांट की ग्रोथ सिर्फ लंबाई में होगी, बेंड नहीं होगा। तो जब इसमें लाइट ही नहीं पड़ रही, तो ऑक्सीजन का अनइवन मूवमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए ये बेंड लाइट की तरफ नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा है, ओपेक मेटालिक कैप था, बेंडिंग नहीं हुई। लेकिन दूसरे केस में अगर आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से, कुछ लोग की एनसीईआरटी में होगा ट्रांसपेरेंट मेटालिक कैप, अलग से थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ही लोगों की एनसीईआरटी में दिखेगा क्लियरली। तो ट्रांसपेरेंट मेटालिक कैप है। और अगर ट्रांसपेरेंट, ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कुछ लोगों की एनसीईआरटी में क्लियर कट दिखेगा कि ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल टिप वाला एरिया ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो ट्रांसपेरेंट मेटालिक कैप है। ये अंतर ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे बना देता है सर। तो सुनो, ट्रांसपेरेंट मेटालिक कैप है। अब ट्रांसपेरेंट कैप है, तो सुनो सुनो, एक तरफ से लाइट जब डालोगे, ट्रांसपेरेंट कैप है तो लाइट तो पड़ेगी, इधर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा इधर कम, तो ग्रोथ इधर ज्यादा इधर कम, तो बेंड हो गया या नहीं? ये मामला है। मतलब पहले केस जैसा ही रिजल्ट आएगा। ये ऐसे ट्रांसपेरेंट मेटालिक कैप है, इसीलिए ये बेंड हो पा रहा है। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? ट्रांसपेरेंट मेटालिक कैप। ठीक है, तो वही जो वहां हुआ था यहां पर भी दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन इधर की तरफ गया और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन इधर, इधर ग्रोथ ज्यादा इसलिए उधर को बेंड हो गया। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट होने के बाद डार्विन लोगों ने पता है क्या बोला कि शूट टिप पर कोई ट्रांसमिट होने लायक, कोई ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस बनता है। मतलब कुछ ट्रांसमिट होने वाला कोई केमिकल जैसा कुछ बनता है जो कि नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, इसी के कारण ये बेंड हो जाता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हार्मोन है क्या है, इन लोगों ने बोला कि पक्का शूट टिप पर कुछ है जो ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और उसी के कारण ये लाइट की तरफ बेंडिंग होती है। बाद में एफ डब्ल्यू वेंट ने ओट कोलियोप्टाइल टिप से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। ओट के कोलियोप्टाइल टिप से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। किसने? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। और ओट की जगह एबेना लिखा जाए तो गलत बोल दोगे? नहीं, ओट का ही साइंटिफिक एबेना सटाइवा है। ठीक है, हाँ, तो ओट के पास एबेना लिख लेना। नीट में आ गया कि ऑक्सीजन एफ.डब्ल्यू. वेंट ने खोजा कौन से प्लांट से, ओट है ही नहीं ऑप्शन में, एबेना दिया है। ठीक है, हाँ, तो ओट के कोलियोप्टाइल टिप से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। देखो कि कोई पूछे ऑक्सीजन सबसे पहले कहां से आइसोलेट हुआ? ह्यूमन यूरिन से। सबसे पहले कहां से आइसोलेट हुआ?
ह्यूमन यूरिन से। लेकिन प्लांट में कहां से आइसोलेट हुआ? तो ओट के कोलियोप्टाइल टिप से FW वेंट ने आइसोलेट किया। ठीक है, तो ये ऑक्सिन के डिस्कवरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हो गए। क्लियर? अब मैं लेकर आ रहा हूं जिब्रेलिन के डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट। जिब्रेलिन के डिस्कवरी का देखो भाई, जिब्रेलिन की बात करता हूं, सुनो। जापान के किसानों ने देखा, कि चावल के खेत में जो पौधा है, धान के जो पौधे हैं, बहुत थिन है, टॉल है, पेल कलर के हैं। ध्यान से समझना, जो पौधा था, पैडी प्लांट या चावल का जो पौधा था, वो थिन था, टॉल था, पेल था, एंड डू नॉट बियर सीड, और उनमें सीड नहीं लगे थे। इस बीमारी को नाम दिया गया जापान में के हिसाब से बकानी डिजीज या फुलिस सिडलिंग डिजीज। फुलिस सिडलिंग डिजीज नाम दिया गया। बाद में पता चला कि यह बीमारी होती है एक फंगस से जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। जिब्रेला फ्यूजिकोरोई फंगस के कारण होती है। ठीक, अब सुनो कैसे कंफर्म हुआ। ध्यान दे ले इधर, अब इधर एक्चुअली अभी बहुत खुशी हो रही है कि बढ़िया चल रहा है, ना लिखना पड़ रहा है ना कुछ। जब याद करना पड़ेगा ना ये क्या हुआ, तो ध्यान दो। अभी जितना समझ के रखोगे उतनी तकलीफ कम होगी। तो कैसे कंफर्म हुआ? तो ई कुरोसावा ने क्या किया, जो इन्फेक्टेड राइस प्लांट थे, उनसे निकाला स्टेराइल एक्सट्रैक्ट ऑफ फंगस। क्या था ये? स्टेराइल एक्सट्रैक्ट ऑफ फंगस निकाला इन्फेक्टेड प्लांट से। मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट थे उनसे ये निकाला, सिर्फ ये और कोई नहीं। ये फंगस निकाल लिया इन्फेक्टेड राइस प्लांट से, ये फंगस निकाला और दे दिया अनइन्फेक्टेड राइस प्लांट को। दे दिया, उनको भी ये बीमारी हो गई। तो लोग पता चल गया ये बीमारी किसके कारण होती है, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई फंगस के कारण। बाद में ढूंढने बैठे कि ये ऐसा क्यों हो गया, पौधा थिन टॉल पेल सीड नहीं लग रहे हैं। तो पता चला इसमें एक केमिकल था जिसका नाम था जिब्रेलिक एसिड। तो सर फिर तो अच्छा है, हार्मोन ही तो है। नहीं भाई, ओवरडोज किसी का भी और रिस्की है। चावल के पौधे में खुद का जिब्रेलिन रहा होगा, ये एक्स्ट्रा डोज हो गया, तो ओवरडोज ऑफ जिब्रेलिन के कारण ये सिम्टम आया था। सही है? तो जहां पर ये बीमारी का नाम लिखा है एनसीईआरटी में या मॉड्यूल में, लिख दो कि राइस प्लांट बिकम थिन टॉल पेल एंड डू नॉट बियर सीड ड्यू टू ओवरडोज ऑफ, अंत में जोड़ देना, ड्यू टू ओवरडोज ऑफ जिब्रेलिन। ड्यू टू ओवर, आगे पूरा लाइन लिखो। ये जिब्रेलिन की डिस्कवरी की बात है। अंत में लिख दो ड्यू टू ओवरडोज ऑफ जिब्रेलिन। सीड के बाद लिख देना ड्यू टू ओवरडोज ऑफ जिब्रेलिन। वो डिग्री वो दिखा रहा है डिग्री ऑफ कर्वेचर। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा ना उतना ज्यादा बेंडिंग ऑफ कर्वेचर होगा। नहीं, एक में दिखा दिया बस, हो गया। सिर्फ एक में दिखा दिया। क्या उससे
हाँ, जिब्रेलिन ज्यादा हो गया ना। अरे भाई, उसमें खुद का भी तो जिब्रेलिन रहा होगा। इसके पास होता है। जिब्रेलिन केवल प्लांट में नहीं होता, फंगस में भी कुछ में होता है। उसमें था, तभी तो है सर। ब्लू कलर वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन के हिसाब से कर्वेचर की बेंडिंग दिखा रहा है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, बेंडिंग उतना ज्यादा होगा। तभी तो इसके बायोएसओ को कहते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट। एवेना कर्वेचर मतलब ओट, ओट का कर्वेचर। जितना ज्यादा ऑक्सीजन डालोगे, बेंडिंग टुवर्ड लाइट उतना ज्यादा होगी। ठीक है। जिब्रेलिन की डिस्कवरी के बाद साइटोकाइनिन की साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की बात करते हैं। सुनो जरा ध्यान से, सबकी डिस्कवरी पूरी करते हैं। देखो, साइटोकाइनिन, इसमें बात यह है कि स्कूग और उनके साथी, स्कूग एंड कोवर्कर, इन्होंने क्या किया। टिश्यू कल्चर की बात हो रही है, ध्यान से। इन्होंने बोला कि एक तो टोबैको प्लांट का इंटरनोड का एक टुकड़ा ले लिया, टोबैको प्लांट का एक इंटरनोड वाला टुकड़ा ले लिया एज एक्स प्लांट। ये लो, टोबैको का जो इंटरनोड का टुकड़ा था एक, उसे एक्स प्लांट की तरह ले लिया। और क्या देखा इन्होंने, क्या बताया कि अगर कल्चर मीडियम में एक्सप्लांट तो रख दिया, अब कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन भी डाल दिया, लेकिन ये कैलस तभी बनेगा, मतलब इसका डिवीजन तभी स्टार्ट होगा जब ऑक्सीजन के साथ कुछ और भी दिया जाए। ऑक्सीजन के साथ कुछ और भी दिया जाए। अब वो कुछ और क्या था? नहीं, साइटोकाइनिन नहीं, अभी तो शुरुआत के एक्सपेरिमेंट है कि ऑक्सीजन के साथ दे दिया जाए वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, मतलब वेस्कुलर टिश्यू को निचोड़ने से जो रस लिक्विड निकले वो डाल दो, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दो, या नारियल पानी डाल दो, कोकोनट मिल्क, या डीएनए, इनमें से कुछ भी डाल दो। तो एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे थे इनमें पक्का साइटोकाइनिन होगा। तो ऑक्सीजन के साथ इनमें से कुछ दे दो तो क्या मिल जाएगा मीडियम में? ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन। तो कैलस प्रोलिफरेट करेगा, मतलब कैलस की ग्रोथ, कैलस बनने लगेगा, कैलस की ग्रोथ हो जाएगी। सही है। आगे चलकर स्कूग और मिलर ने, स्कूग और मिलर ने, दो लोग, इन्होंने क्या किया, हेरिंग फिश के स्पर्म सेल से निकाला ऑटोक्लेव्ड डीएनए। ऑटोक्लेव्ड याद है, टिश्यू कल्चर जब पढ़ाया था तो ऑटोक्लेविंग बताया था। हीट करना 121 डिग्री सेल्सियस पर, है कि नहीं, 15 पाउंड प्रेशर पर 30 से 40 मिनट या 45 मिनट के आसपास। कहने का मतलब हेरिंग फिश के स्पर्म से क्या निकाला? माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री डीएनए, मतलब सिर्फ डीएनए था, कंटामिनेशन किसी चीज का नहीं था, कंटामिनेशन फ्री डीएनए निकाला। और इस डीएनए से इन्होंने आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज किया एक केमिकल जो साइटोकाइनेसिस करा सकता था। तो इससे जो केमिकल निकला जो साइटोकाइनेसिस करा सकता था, वो केमिकल था काइनेटिन, which is an example of साइटोकाइनिन। नेचुरली प्लांट में नहीं होता, तभी तो इसे सिंथेटिक ऑक्सीजन बोलते हैं, नेचुरली प्लांट में नहीं होता। तो पहला साइटोकाइनिन कौन सा डिस्कवर हुआ? काइनेटिन। तो प्लांट में पाया जाने वाला पहला साइटोकाइनिन कौन सा डिस्कवर हुआ? प्लांट में पाया जाने वाला पहला साइटोकाइनिन जो निकाला गया वो था जियाटिन। कहां से निकाला गया? कॉर्न के कर्नल से और कोकोनट मिल्क से। कॉर्न कर्नल याद है कुछ? ये नाम मैंने पहले भी कभी लिया है क्या? कहां? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। तो कर्नल का मतलब नहीं बताया था, क्या बताया था?
सीड माइनस सीड कोड, या तो कॉर्न के कर्नल से और कोकोनट मिल्क से निकाला गया। पहला प्लांट में पाया जाने वाला साइटोकाइनेट। तो काइनेटिन क्या है? सिंथेटिक, प्लांट में नहीं पाया जाता। और जियाटिन क्या है? नेचुरल, जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो ये साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हो गई। अब इथाइलिन की डिस्कवरी की बात कर लेता हूं। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, भाई एनसीईआरटी ने एक ही जगह डिस्कवरी बता दी, मॉड्यूल में भी यही है, इसीलिए मैं लगे हाथ बता देता हूं ताकि डिस्कवरी से लेना देना बात खत्म हो जाए। इथाइलिन, एच कजिन्स, हर्बर्ट हेनरी कजिन्स, अरे आप सिर्फ कजिन्स याद रखो। इन्होंने बोला मान लो एक गोडाउन पे राइपेंड ऑरेंज है, राइपेंड ऑरेंज है, और उसी गोडाउन पर अनराइपेंड बनाना रखे हुए हैं। तो जो राइपेंड ऑरेंज है उससे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है, बोले तो गैस निकल रही है, जिसके कारण अनराइपेंड बनाना राइपेन हो जाते हैं। बाद में ढूंढने गए तो पता चला कि राइपेंड ऑरेंज से क्या निकल रहा था? इथाइलिन गैस, जो अनराइपेंड बनाना को राइपन कर रही थी। तभी तो इथाइलिन को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इथाइलिन की डिस्कवरी यही। इसके बाद एब्सिसिक एसिड, इसकी डिस्कवरी में लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। नाम नहीं ले रहा हूं कि किसने किसने किया, बस बता रहा हूं। पहले दो लोग आए और उन्होंने खोजा कि हमने ग्रोथ इनहिबिटर खोजा और नाम दिया इनहिबिटर बी। क्या नाम दिया? इनहिबिटर बी। फिर दो लोग और आए, उन्होंने बोला हमने भी ग्रोथ इनहिबिटर ढूंढा है और नाम दिया एब्सिसन सेकंड। फिर दो लोग और आए, उन्होंने बोला हम भी ग्रोथ इनहिबिटर ढूंढे हैं, डॉर्मिन। बाद में पता चला सबने एक ही चीज खोजी थी और तीनों का नाम हटाकर एक नाम कर दिया गया, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है? तो सबके डिस्कवरी की बात कर चुका हूं मैं। अब हम ऑक्सिन से शुरुआत करेंगे। कहां बनता है, किससे बनता है और क्या फंक्शन। तो चलो मॉड्यूल में आ जाओ और देखो, समझो। हाँ, कुछ समझाने वाली चीजें जो होंगी वो समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो मॉड्यूल में अभी आप देखो क्या लिखा है कि ऑक्सिन बनता है, किससे बनता है? लिखा है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन। लिखा है क्या? और ये भी लिखा है ऑक्सिन दो तरह के, जो नेचुरली प्लांट में पाया जाए नेचुरल ऑक्सिन, जो आर्टिफिशियली हमने बनाया सिंथेटिक ऑक्सिन। पूछा जाता है क्वेश्चन, इनमें से कौन नेचुरल है? तो नेचुरल ऑक्सिन के एग्जाम्पल अगर देखोगे तो दो मिलेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। सही है? और सिंथेटिक ऑक्सिन में तो ढेरों हैं, यहां पर दो तीन दिए हुए हैं, जैसे NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और क्या दिया है? 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और क्या दिया है? 2,4,5-T। क्या है ये? 2,4,5 ट्राई, आगे सब सेम है, क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सब सिंथेटिक ऑक्सिन। और ये बनते कहां है? रूट एपेक्स और शूट एपेक्स दोनों में। ज्यादा कहां बनेगा? शूट एपेक्स। और इसका ट्रांसपोर्ट में बता चुका हूं, पोलर होता है, बोले तो एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है? बेसी पेटल, एपेक्स टू, एपेक्स से बेस की तरफ। तो जहां पर लिखा है ना ट्रांसपोर्ट इज पोलर, मॉड्यूल में लिखा है ना ट्रांसपोर्ट इज पोलर, आखिरी लाइन ऑक्सिन वाले पेज में। हाँ, तो पोलर के बगल में लिख दो एंड बेसी पेटल, पोलर एंड बेसी पेटल। और बेसी पेटल का मतलब लिख दो, ट्रांसपोर्ट बेसी पेटल है, और बेसी पेटल का मतलब लिख दो फ्रॉम एपेक्स टू बेस, एपेक्स से बेस की तरफ जाता है। बेसी पेटल फ्रॉम एपेक्स टू बेस। सही है? ओके। अब बारी आती है ऑक्सिन के फंक्शन की, ऑक्सिन के फंक्शन की। तो आ जाओ ऑक्सिन का फंक्शन देखते हैं।
पहला कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑक्सिन का है एपिकल डोमिनेंस। क्या? एपिकल डोमिनेंस। ध्यान से समझ रहा है इसको। देखो भाई, ये एपिकल वर्ड है और साइड में जो लगे वो क्या होगी? लेटरल वर्ड। अगर एपिकल वर्ड की ग्रोथ हुई, अगर एपिकल वर्ड की ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ एपिकल वर्ड होता है, तो हाइट ऑफ मेन स्टेम बढ़ता है, हाइट ऑफ मेन स्टेम इंक्रीज होता है। लेकिन अगर ग्रोथ हुई लेटरल वर्ड की, लेटरल बोलो या एक्सिलरी वर्ड बोलो, अगर इसकी ग्रोथ हुई तो फिर क्या होता है? ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होती है। अच्छा, तो एपिकल डोमिनेंस क्या है? ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस करना। इसमें क्या होता है? एपिकल बर्ड जो है, ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड डोमिनेट ओवर ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। जब तक एपिकल बर्ड है तब तक एपिकल बर्ड की ग्रोथ ज्यादा होगी। मतलब लेटरल बर्ड की ग्रोथ अच्छी से नहीं हो पाएगी, मतलब ब्रांच अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, हाइट बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्या जानते हैं? सुनो, अब ध्यान से एग्जैक्ट रीजन समझो। जब बताने लायक होता तो बोलता नहीं पता। अच्छा सुनो इधर देखो, आप ये सोचते हो कि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्रोथ ज्यादा होती है, और यहाँ कम है इसलिए ग्रोथ कम होती है। जी ने उल्टा सोचते हो। सुनो, एपिकल बर्ड से ऑक्सीजन चल के, एपिकल बर्ड से ऑक्सीजन चल के एक्यूमुलेट हो जाता है लेटरल बर्ड में। लेटरल बर्ड में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया, और जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है that induce synthesis of इथाइलिन। क्या इंड्यूस करा देता है? सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सिसिक एसिड मेंटेन करा देता है, जिसके कारण लेटरल बर्ड की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इसलिए लेटरल बर्ड की ग्रोथ कम हो पाई और एपिकल बर्ड की ग्रोथ हो रही है। अपन उल्टा सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि एपिकल बर्ड एपेक्स में ही तो ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन खूब होगा तो खूब ग्रो कर लिया ना। ऑक्सीजन चल के यहाँ कर इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और उसने क्या सिंथेसाइज करवा दिया? इथाइलिन, और इथाइलिन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड को सप्रेस कर दिया। समझे? ये वजह है एपिकल डोमिनेंस। लिख लो, 2 दिन बाद भूल जाओगे। एपिकल डोमिनेंस वाले एरिया में लिख लो, ऑक्सीजन फ्रॉम एपिकल बर्ड, ऑक्सीजन एबेना का ओट का दूसरा नाम था एबेना, AVENA, एबेना, एबेना सटाइवा। ऑक्सीजन जो रूट में बनेगा वो ऊपर तो आएगा। बेसी पेटल कैसे हुआ? अरे भाई, रूट डायरेक्शन ही उल्टा पड़ रखा है। रूट का एपेक्स ये है, यहां ऑक्सीजन बनेगा और इधर इसका बेस है, तो रूट में भी एपेक्स से बेस की तरफ ही जाएगा। मतलब अपना सर ऊपर करके खड़े हो जाओ, एपेक्स टू बेस। ऐसे थोड़ी ना रूट का, क्या कहते हो, एपेक्स से ही बेस तो जा रहा है ऑक्सीजन। शूट है तो एपेक्स इधर है, एपेक्स से बेस, लेकिन रूट का एपेक्स ऐसे है तो एपेक्स से बेस, जहां एपेक्स से बेस ही रहा है। हाँ चलो, क्या लिखा रहा था मैं? ऑक्सीजन फ्रॉम एपिकल बर्ड मूव and accumulate in lateral bud, move and accumulate in lateral bud, move and accumulate in lateral bud, which induce synthesis of इथाइलिन। इथाइलिन क्यों बना? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हो गया वहां, which induce synthesis of ethylene and inhibit
and inhibit growth of lateral bud and inhibit growth of lateral bud and inhibit growth of lateral bud. ठीक है, तो ये एपिकल डोमिनेंस था। अच्छा अब सुनो, मान लो टी प्लांटेशन कर रहे हैं, उस समय तो मुझे पत्तियां ज्यादा चाहिए। अब पत्तियां तो ज्यादा तभी होंगी जब ब्रांच डेवलप हो, या हेज मेकिंग, हेज समझते हैं, घर के बाउंड्री में या खेतों में जो पौधे लगाते हैं, हम ऐसे चाहते हैं जिनमें झाड़ियां ज्यादा हो, ब्रांचेस ज्यादा हो, है कि नहीं? तो ज्यादा ब्रांचिंग के लिए एक ही तरीका है, क्या? एपिकल बड कट कर दो, डीकैपिटेशन कर दो, एपिकल बड हटा दो। अब एपिकल बड नहीं है, अब ब्रांचेस डेवलप होंगी, लेकिन कैसे? एनसीईआरटी ने पूछा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने वहां पर। बताऊं अब आगे की बात, सुनो। सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, रूट टिप पर बनता है। कहां बनता है? रूट टिप पर। तो साइटोकाइनिन रूट टिप से चलेगा, ट्रांसपोर्ट होगा अपसाइड और प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ एपिकल बड। हटा दिया, रूट टिप से क्या चल रहा है? साइटोकाइनिन, और वो ग्रोथ प्रमोट करेगा लेटरल बड का और ब्रांचिंग हो जाएगी। तभी तो ऑक्सिन और जिब्रेल, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक मानते, एक दूसरे का विरोधी मानते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एपिकल डोमिनेंस। वो एपिकल बड की ग्रोथ कराता है, मतलब हाइट बढ़वाता है, और ये साइटोकाइनिन लेटरल बड की ग्रोथ कराता है, ब्रांचेस बनवाता है। सही है? तो कैन यू एक्सप्लेन वाई लिखा है कि टिप काटने से ब्रांच कैसे आ गई? तो एक्सप्लेन वाई का आंसर मेरी तरफ से लिख लो, साइटोकाइनिन फ्रॉम रूट, साइटोकाइनिन फ्रॉम रूट इज ट्रांसपोर्टेड, साइटोकाइनिन फ्रॉम रूट, अरे वो बॉटम में लिखा है क्वेश्चन, साइटोकाइनिन इज ट्रांसपोर्टेड from root to upside. Cytokinin from root is transported upside, and promote growth of lateral bud. बिल्कुल लॉजिकल बातें कर रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। and promote growth of lateral bud, ठीक है? अच्छा अब सुनो एक फंक्शन, तो ये तो एपिकल डोमिनेंस वाली बात क्लियर हो गई। अब कुछ सुनने वाली, सब समझाना था, सब कुछ पढ़ना भी है। चलो दूसरा फंक्शन, हाँ बोल। हाँ था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था ऑक्सिन का, ऑक्सिन ज्यादा था तो इथाइलिन था, इथाइलिन तो इनहिबिटर था, तो कैसे होने देगा? सही है। अच्छा सुनो, अब कुछ फंक्शन याद करने हैं, ठीक है? मैं बोलना शुरू करता हूं, मॉड्यूल में देख। दूसरा क्या फंक्शन दिया है? ऑक्सिन करवाता है सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, मेनली सेल इलोंगेशन। और क्या लिखा है? जाइलम डिफरेंशिएशन करवाता है, मतलब जाइलम फॉर्मेशन में मदद करता है। और क्या लिखा है? लिखा है कि स्टेम कटिंग, जैसे गुलाब के पौधे की स्टेम कटिंग लगाते हैं ना, तो रूट फॉर्मेशन प्रमोट कर देता है कौन? ऑक्सिन। अगर हम ऑक्सिन प्रोवाइड कर दे स्टेम कटिंग को, तो उसमें रूट फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। तो स्टेम कटिंग में रूट फॉर्मेशन प्रमोट करता है कौन? ऑक्सिन। और ये बहुत समझदार है, ओल्ड प्लांट ऑर्गन्स के एब्सिशन को प्रमोट करता है। मतलब एब्सिशन समझते हैं? प्लांट ऑर्गन का प्लांट से गिरना, तो ओल्ड प्लांट ऑर्गन्स को ये गिराएगा, और जो ऑर्गन मैच्योर नहीं हुए हैं उनके एब्सिशन को रोकेगा। समझ रहे हो? अब बताइए सर कैसे
ओल्ड वालों के एब्सिशन को कैसे प्रमोट करेगा कि तुम लोग जल्दी गिरो, वहां से ऑक्सीजन चल के वापस आ जाएगा। इधर ओल्ड पत्ती लगी है, अब पता है कि इसे गिरना है, तो ऑक्सीजन चल के इधर आ जाएगा यंग वाले की तरफ, गिर जाके। मतलब कैसे गिरा? ड्यू टू लोअरिंग ऑफ लेवल ऑफ ऑक्सीजन। एब्सिशन कब होता है? जब ओल्ड लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो वहां पर लिख दो ना, जहां लिखा है कि ओल्ड लीफ के एब्सिशन को प्रमोट करता है, वहां पर लिख दो एज level of oxygen become low as level of oxygen become low in old leaves, as level of oxygen become low in old leaves। सही है? और देखो क्या करता है, अरे अगर ऑक्सीजन स्प्रे कर दिया जाए ना तो पार्थेनोकार्पी हो सकती है, मतलब सीडलेस फ्रूट बन सकता है। जैसे टमाटो में सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं पार्थेनोकार्पी ऑक्सीजन का यूज करके। और देखो क्या लिखा है, पाइन एप्पल और लीची में फ्लावरिंग प्रमोट करता है, लिखा है। और क्या लिखा है, सेलेक्टिव वीड किलर है। अरे याद करो ना, ये जो 2,4-D बोला था, 2,4-D ये सेलेक्टिव वीड किलर है। किसको मारेगा? डाइकॉट वीड्स को, मोनोकॉट प्लांट को कुछ नहीं करेगा। अरे तो ग्रास लॉन में वीड ग्रो कर रहे हैं तो इसको स्प्रे कर दो ना। ग्रास तो मोनोकॉट है, तो ग्रास को तो कुछ होगा ही नहीं, और जितने डाइकॉट वीड होंगे वो मर जाएंगे। तो वीड फ्री लॉन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। और किस काम आता है? सुनो, पोटैटो ट्यूबर के जो बड हैं, अगर स्प्रे कर दिया ना जाए ऑक्सीजन, देखो तो ऑक्सीजन के नाम लिखे होंगे सिंथेटिक वाले, नेप्थलीन एसिटिक एसिड और मैलिक हाइड्रोजाइड, सिंथेटिक ऑक्सीजन। अगर स्प्रे कर दिया जाए, नामों में याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ऑक्सीजन स्प्रे कर दिया जाए तो पोटैटो ट्यूबर इसके डोरमेंसी में आ जाएंगे। डोरमेंसी में आ जाएंगे मतलब जर्मिनेट नहीं करेंगे। अब जब जर्मिनेट ही नहीं करेंगे बट इस पोटैटो ट्यूबर को ज्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है? ज्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये थे ऑक्सीजन के फंक्शन। अच्छा, दूसरी बात, बायो एसे। बायो एसे में ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ बायो एसे क्या होता है वो सुन। कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्लांट में या उसके पार्ट में क्या इफेक्ट डालता है ये जानना होता है। क्या कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्लांट में या उसके पार्ट में क्या इफेक्ट डालता है। जैसे ऑक्सीजन का बायो एसे देखो ना, ये बायो एसे हमें पढ़ने नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन का बायो एसे है एवेना कर्वेचर टेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले ना बोल रहा था, इसमें चेक किया जाता है कि ये जो ओट है, एवेना इज ओट, इसका कर्वेचर कितना चेंज होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, एक तरफ से लाइट दे रहे हो, ऑक्सीजन जितना ज्यादा दोगे कर्वेचर उतना ज्यादा बेंड होगा। और एक है, सुनो, अभी क्या बोला था मैंने, ऑक्सीजन रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, सही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो रूट ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। मतलब ऑक्सीजन ऐसा है, सुनो, ऑप्टिमम अमाउंट में है, मैं बताता हूं। शूट के ग्रोथ के लिए, शूट के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम ऑक्सीजन कितना है? 10 to 100 ppm। और रूट के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम ऑक्सीजन बहुत कम चाहिए, 0.0001 ppm, इतना चाहिए रूट ग्रोथ के लिए। मतलब स्टेम की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और रूट के ग्रोथ के लिए बहुत कम चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो ये रूट ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। तो कितनी विडंबना है, आपसे पूछा जाए रूट ग्रोथ कौन कराता है, आंसर ऑक्सीजन। आज रूट ग्रोथ इनहिबिट कौन करता है? ऑक्सीजन।
समझ रहे हो? ऑप्टिमम लेवल पर है तो रूट ग्रोथ प्रमोट करेगा, और वेरी हाई डोज हो गया तो रूट ग्रोथ को इनिबिट करेगा। तो वहीं पर लिख दो रूट ग्रोथ इनिबिशन के आसपास, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इनिबिट रूट ग्रोथ, very high concentration of auxin inhibit root growth, very high concentration of auxin inhibit root growth। ठीक है, ये है भाई, डन, ओके। वैसे हमारे मॉड्यूल में आगे पॉइंट दिया, ये जो मैंने बताया ना, ये हमारे मॉड्यूल में है आगे। एक और भी है, पता है क्या, कि 2,4-D, और ये तो नाम सुना होगा आपने, 2,4-D और 2,4,5-D बराबर अमाउंट में मिला दिया जाए तो एक वीडी साइड बन जाता है एजेंट ऑरेंज। नाम सुना है? यूएसए वियतनाम वॉर में यूज हुआ था। पत्तियां गिरा देता है ये। जो वियतनाम के सोल्जर थे जंगलों में छिप गए थे, तो यूएसए वालों ने ये एजेंट ऑरेंज स्प्रे कर दिया था। तो 31,000 किलोमीटर स्क्वायर लगभग पूरी पत्तियां गिरवा दी थी। डिफोलियंट है ये, डिफोलियंट है मतलब पत्तियां गिरा देते हैं। हाँ, वो बात अलग है, वियतनाम ही जीता था, लेकिन पत्तियां तो गिरवाई थी एजेंट ऑरेंज से। ठीक है, ठीक है, चलो, अच्छा चलो आ जाओ। अब अगला है जिब्रेलिन, अगला है जिब्रेलिन। सुनिए, जिब्रेलिन डिस्कवरी की बात हो चुकी है, अब बात है, पहला पॉइंट देखो जिब्रेलिन में क्या लिखा है, मोर देन 100 टाइप्स के जिब्रेलिन देखे गए, कुछ फंगस में, प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3 ऐसे करके से लेकर 100 से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे कॉमन, वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन, वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन जिसे बहुत पहले देखा गया था, स्टडी किया गया है सबसे ज्यादा, वो कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड 3। वैसे मॉड्यूल में हमारे फॉर्मूला भी दिया, याद नहीं करना है, C19H26O6, फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस सबसे कॉमन है ये। और कहां बनता है, देखो क्या लिखा है, रूट में, शूट में, बड में, जर्मिनेटिंग सीड में, यही लिखा है। ओके, किससे बनता है, अब याद ही नहीं करोगे तो क्या मतलब है बताने का। एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है मेवालोनिक एसिड। क्या बोल रहा हूं, एसिटाइल कोएंजाइम बाद में, ताकि कोई ये ना बोले कि सर नहीं बताया था, मेवालोनिक एसिड तू ही पहले आएगा, और इससे डिराइव होता है जिब्रेलिन। अच्छा, अपनी गारंटी ले रहा है, ठीक है, मेवालोनिक एसिड से डिराइव होता है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। ओके, कहां बनेगा वो बता ही दिया। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है बोल्टिंग। क्या, बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग क्या है, ध्यान से समझना। जिब्रेलिन का मेन फंक्शन है बोल्टिंग। देखो, जो रोजेट हैबिट वाले प्लांट होते हैं, रोजेट हैबिट मतलब जैसे बीट है, कैबेज है, इन प्लांट्स में क्या होता है वो देखो। आप इधर देखो, इन पौधों में होता क्या है एक्चुअली, शुरुआत में इनके ना नोड बिल्कुल पास पास होते हैं, इंटर नोड बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो ऐसा लगता है पत्तियां अलग अलग नोड से निकली है। देखो, लीफ जो है अलग अलग नोड से निकली है, इधर से इधर से, इधर से इधर से, अलग अलग नोड से पत्तियां निकली है, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी पत्तियां एक बंच की तरह एक ही नोड से निकली हुई है। तो ऐसा नहीं लग रहा बंच ऑफ लीव से निकली है, एक ही पॉइंट से, एक ही नोड से। इसी को कहते हैं रोजेट हैबिट। जैसे गुलाब के फूल में नहीं, ऐसे लगता है एक ही पॉइंट से ढेर सारी फूलों, गुलाब की फूलों की पंखुड़ियां निकली हुई है, ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे एक ही पॉइंट से ढेर सारे रोज फ्लावर के पेटल्स निकले।
तो ऐसे ही यहां दिख रहा है कि एक ही नोड से बंच ऑफ लीव्स निकली है, लेकिन ये तो अलग अलग नोड से निकली है। जब फ्लावर प्रोड्यूस करना होगा, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, फ्लावर बनाना होगा, तब जिब्रेलिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? जिब्रेलिन। और वो अचानक से इंटरनोड का इलोंगेशन करा देगा। अब जब इंटरनोड का इलोंगेशन होगा, जब इंटरनोड का इलोंगेशन होगा, तो देखो तो नोड, ये देखो इंटरनोड बड़े हो गए, तो नोड्स इंटरनोड बड़े हो गए ना, तो अब आराम से दिख रहा है कि जो पत्तियां हैं वो अलग अलग नोड से निकली हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, इंटरनोड इसलिए बड़ा हुआ ताकि आपको दिख जाए कि अलग अलग नोड से पत्तियां निकली है? जी नहीं, इसलिए ताकि शूट टिप पर फ्लावर का डेवलपमेंट हो सके। समझ गए? ये है बोल्टिंग। तो फ्लावरिंग के जस्ट पहले जिब्रेलिन रिलीज हुआ हायर अमाउंट में, और उसने इंटरनोड को इलोंगेट करा दिया, तो प्लांट की हाइट बढ़ गई और फिर फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ। तो इंटरनोड का इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग क्या कहलाता है? बोल्टिंग। कौन कराता है? जिब्रेलिन। हाँ, क्या चीज? तो उसे रिसोर्स कैसे मिलते? रिसोर्स भी तो चाहिए भाई उसको, सारा यहीं पर बांट लो ना, इनको लाइट मिल रही है अच्छी ना कुछ, रिसोर्सेस भी तो चाहिए उसको डेवलप होने के। और एक फ्लावर थोड़ी ना बनने, ढेरों बनने हैं। अच्छा, क्या चीज? हाँ वो पता है हमें, तो उसका यहां से कोई लेना देना नहीं। फ्लावर में भी कई नोड होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता, हमें लगता है एक ही नोड से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तभी तो फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहते हो। तो अलग चीज हो गई। यहां तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि फ्लावरिंग के जस्ट पहले इंटरनोड बड़े हो गए और फिर फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ। और फ्लावर क्यों डेवलप करना था? ताकि वेरिएशन आ सके। वेरिएशन कैसे आ सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इसलिए फ्लावर बनाया। दूसरा देखो, सुनो फंक्शन। अरे जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट ले लो, मेज का या पी का, याद है कुछ? जिब्रेलिन स्प्रे कर दोगे तो इंटरनोड इलोंगेट करके पौधे को ये क्या करेगा? हाइट बढ़ा देगा। शुगर केन प्लांट में अगर जिब्रेलिन स्प्रे कर दो तो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी तो यील्ड बढ़ गया ना शुगर केन में। और कितनी यील्ड बढ़ जाती है? लगभग 20 टन पर एकड़ यील्ड बढ़ा सकता है जिब्रेलिन। सही है। और क्या करता है जिब्रेलिन? सीड जर्मिनेशन कराता है। क्या कराता है? सीड जर्मिनेशन। कैसे कराता है वो देखो। सीड जर्मिनेशन कराता है, इधर ध्यान से देखना। सीड जर्मिनेशन देखो, बात यह है, मान लो एक सीड है, ये एम्ब्रियो है, ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है, ये ऐसा है। अब ध्यान दो, जब आप सीड को पानी में डुबोते हो तो पानी लेकर ये, इसे पता चल जाता है अब जर्मिनेट करना है। तो यहां पर एम्ब्रियो वाले रीजन में रिलीज होता है जिब्रेलिन। पानी जब एब्जॉर्ब कर लेता है सीड अच्छे से, तो क्या रिलीज होता है यहां पर? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन प्रोडक्शन कराता है अल्फा एमाइलेज का, प्रोटीएज का, लाइपेज जैसी एंजाइम का। किस लिए? ताकि स्टोर्ड फूड जो है एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड फूड है उसका क्या किया जा सके? ब्रेक डाउन। क्या किया जा सके? ब्रेक डाउन। और जब स्टोर्ड फूड का ब्रेक डाउन होगा, वही यूज होगा रेस्पिरेशन में बाई एम्ब्रियो, और तभी तो एनर्जी मिलेगी। अभी तो सीड जर्मिनेट होगा। चलो मैं बार्ली सीड ले लेता हूं, हटाओ। मान लो ये सीरियल ग्रेन है। क्या है ये? सीरियल ग्रेन है। तो
जिब्रेलिन जब रिलीज होगा ये क्या बनवाएगा? अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करेगा? स्टोर्ड फूड स्टार्च को बदलवा देगा इनटू माल्टोज ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज एम्ब्रियो में यूज होगा इन रेस्पिरेशन, एनर्जी मिलेगी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो एक तरह से जिब्रेलिन क्या करता है? सीड डॉर्मेंसी को खत्म करता है। अरे जर्मिनेशन करवा रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन सोचो अगर प्रोटीन रिच सीड हुआ तो प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा और फिर उससे जो मिलेगा उसको रेस्पिरेशन में तोड़कर एनर्जी लेंगे। कहने का मतलब जब सीड पानी इम्बाइब करता है तो जिब्रेलिन रिलीज होता है, वो एंजाइम्स बनाता है। वो एंजाइम क्या करते हैं? स्टोर्ड फूड इन एंडोस्पर्म को तोड़ते हैं और फिर उसको यूज करते हैं इन रेस्पिरेशन, तब सीड का जर्मिनेशन होता है। क्लियर है? सीड जर्मिनेशन कराता है। और क्या कराता है? ग्रेप्स के स्टॉक की लेंथ बढ़ाता है। क्या? ग्रेप, इधर देखो, अरे ग्रेप्स के, अगर ग्रेप्स का स्टॉक इतना ही बड़ा है, सुनो इधर, ऐसे ग्रेप्स का स्टॉक इतना बड़ा है तो अंगूर कम लगेंगे। ये क्या करता है? अरे नहीं, इधर देख तू, अंगूर बाद की बात है, ग्रेप्स का लेंथ ऑफ स्टॉक तो बढ़ाएगा ही, लेंथ ऑफ स्टॉक जिसमें है वो तो बढ़ाएगा ही, साथ में इंटरनोड इलोंगेशन भी कराएगा। तो ये जो नोड है वो दूर दूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब एक तो अंगूर ज्यादा लगेंगे, सही है, और इंटरनोड बड़ा कर दिया तो इंडिविजुअल ग्रेप्स को डेवलप होने के लिए खूब स्पेस मिलेगा, तो अंगूर बड़े साइज के लगेंगे। मतलब नंबर ऑफ ग्रेप्स भी ज्यादा होंगे और ये प्रॉपर स्पेस मिलेगा तो अंगूर का साइज भी बढ़ाएगा, नंबर ऑफ अंगूर भी बढ़ाएगा। ठीक है? और फ्रूट, एप्पल फ्रूट का साइज भी बड़ा करता है, एप्पल फ्रूट का साइज बड़ा करता है और उसका शेप इंप्रूव कराता है। और क्या करता है देखते जाओ, और कुछ लिखा है क्या? माल्टोज, अरे वही माल्टिंग का मतलब क्या है? स्टार्च से माल्टोज बनवाना, माल्टिंग। मैंने बताया तो था माइक्रोब्स वाले पार्ट में जब अल्कोहल प्रोडक्शन की बात हुई थी तो मैंने बोला था ईस्ट स्टार्च से अल्कोहल, मान लो ये बार्ली सीड है, बार्ली सीड है, इससे बियर प्रोडक्शन होना है, तो ईस्ट स्टार्च से तो अल्कोहल बनाएगा नहीं, तो पहले क्या किया जाएगा? जिब्रेलिन की मदद से स्टार्च से क्या बनवा लिया जाएगा? माल्टोज। क्या बना देगा जिब्रेलिन? माल्टोज। अब माल्टोज इज व्हाट? टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इससे इस आराम से अल्कोहल बना सकता है। तो अगर बार्ली से अगर बियर बनाना है तो डायरेक्ट सीड का स्टार्च, सीड का जो स्टार्च है उससे अल्कोहल नहीं बनेगा, आगे स्टार्च को किस में बदला जाएगा? माल्टोज में। तो ये माल्टोज बनाने की स्पीड कौन बढ़ा सकता है? कौन? जिब्रेलिन। यही है माल्टिंग, स्टार्च से माल्टोज का प्रोडक्शन करा अल्कोहल इंडस्ट्री। और सुनो, और ये क्या करता है देखो, अरे अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है किसी प्लांट में, क्या बोल रहा हूं? फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो जब यंग फ्रूट डेवलप हो रहे हैं तो जिब्रेलिन स्प्रे कर दो, तो पता है क्या होगा? ये फ्रूट जल्दी मैच्योर नहीं होंगे, मतलब डिले इन सेनेसेंस हो जाएगा, ये फ्रूट ज्यादा समय तक कच्चे रहेंगे, जल्दी नहीं पकेंगे। इसका फायदा क्या होगा? मार्केट में ज्यादा समय तक, पहले तो पेड़ में ज्यादा समय तक ये फ्रूट लगे रह सकते हैं, अब मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट भी ज्यादा समय तक रहेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से, जब फ्रूट डेवलप हो रहे थे तो क्या स्प्रे कर दिया गया? जिब्रेलिन। ये क्या करेगा? डिले इन सेनेसेंस, फ्रूट को जल्दी पकने नहीं देगा, फ्रूट ज्यादा समय तक कच्चा रहेगा तो पेड़ में लगा रहने दो, ज्यादा समय तक कच्चा रहेगा, लेट में पकेगा तो मार्केट में फ्रूट मिलने का टाइम ज्यादा बढ़ गया या नहीं? नहीं, जल्दी नहीं चाहिए,
मार्केटिंग है ये। 100 आम के पेड़ हैं, 100 में से 50 आम के पेड़ में जिब्रेलिन ना स्प्रे कर, तो उनके फ्रूट कब तक बेचेगा? अप्रैल मई जून तक। और जिनमें जिब्रेलिन स्प्रे किया वो जुलाई से पकना शुरू होंगे, और उस समय किसी और के पास नहीं होंगे, अपनी कीमत पर बेचेंगे ना भाई। ठीक है। हाँ हाँ, मैं यही कर रहा था, पहले खेती कर रहा था। ठीक है, समझ गए मेरी बात? हाँ, एक और बात, कॉनीफेरस प्लांट में, क्या बोल रहा हूं, कॉनीफेरस प्लांट में अगर सीड प्रोडक्शन जल्दी कराना है, क्या कराना है? सीड प्रोडक्शन जल्दी कराना है, तो जिब्रेलिन स्प्रे कर दो जुवेनाइल स्टेज में। यंग स्टेज में क्या करो? जिब्रेलिन स्प्रे कर दो कॉनिफेरस प्लांट में। तो पता है ये जिब्रेलिन क्या करेगा? इन प्लांट में जल्दी मैच्योरिटी ला देगा, सीड प्रोडक्शन जल्दी करा देगा। ठीक है। और एक मेरी तरफ से जोड़ लो, ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल फ्लावर, मेल फ्लावर बनवाता है, मेल फ्लावर प्रोडक्शन प्रमोट करता है जिब्रेलिन, मेल फ्लावर प्रोडक्शन प्रमोट करता है जिब्रेलिन। हो गया? ओके। और बायो से तो याद रखना है भाई, क्या क्या दिया है। एक तो बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, वो बार्ली सीड वाला नहीं बताया था, अल्फा माइलेज निकलेगा, सीड जर्मिनेट कराएगा। और दूसरा क्या दिया है? ड्वार्फ मेज, ड्वार्फ पी टेस्ट, जिब्रेलिन देने से हाइट बढ़ जाएगी। नाम याद रखना है और कुछ नहीं करना। अगला क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मैं बता चुका हूं, सिंथेटिक साइटोकाइनिन कौन सा था? काइनेटिन। और नेचुरल जिएटिन। कहां बनता है? देखो, सबसे ज्यादा बनता है रूट टिप पर, और कहां कहां बनता है? यंग फ्रूट में, डेवलपिंग शूट बड में, यही बनता है ना। और किससे डिराइव होता है? एडेनिन से, बता चुका हूं मैं। और फंक्शन भी तो लगभग पता ही है, एक आध छोड़कर सब बता चुका हूं। सेल डिवीजन करता है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन प्रमोट करवाएगा। और याद करो जब टिश्यू कल्चर पढ़ाया था, मॉर्फोजेनेसिस कराता है ये, मतलब अरे हाई साइटोकाइनिन, हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन प्रमोट करता है शूट फॉर्मेशन, है कि नहीं? और इसका उल्टा करते, लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सिन तो रूट फॉर्मेशन। ये भी बता चुका हूं, ये भी तो बता चुका हूं, ये एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है, मतलब ये लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ कराएगा। किसकी? लेटरल ब्रांचेस और एडवेंटिशियस ब्रांचेस। कहने का मतलब ये ब्रांचेस बनवाएगा, लिखा है ना, लेटरल शूट फॉर्मेशन और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। कहने का मतलब ब्रांचेस बनवाएगा ये। क्या बनवाएगा ये? ब्रांचेस बनवाएगा। और क्या लिखा है, क्या करता है ये? क्लोरोप्लास्ट बनवाता है। थोड़ी देर रुक जाओ, ये पूरा होने दे। क्लोरोप्लास्ट बनवाएगा। और क्या बनवाता है? लीव्स बनवाता है। और क्या करता है? आपने देखा, हमने मॉड्यूल में एक चीज लिखी है कि जिब्रेलिक एसिड प्लस साइटोकाइनिन हमने बनाया है पोमालिन, फ्रूट, हाँ, एप्पल फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए हमने पोमालिन बनाया। देखो लिखा होगा, जिब्रेलिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों को मिलाकर बनाया पोमालिन, एप्पल फ्रूट का साइज इनलार्ज करने के लिए। अच्छा, एक फंक्शन और, क्या? साइटोकाइनिन कराता है डिले इन सेनेसेंस, डिले इन सेनेसेंस। अब पता है साइटोकाइनिन की मदद से डिले इन सेनेसेंस होना कहलाता है रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। साइटोकाइनिन की मदद से डिले इन सेनेसेंस कराना कहलाता है रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। कैसे कराता है? सुनो इधर भाई, ये ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, ये यंग लीफ है, ये यंग लीफ है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? इधर देखो, ओल्ड लीफ से
न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज कर देता। मोबिलाइज कर देता मतलब बोलता चलो इधर से, ये गिरने वाला है, कोई काम का नहीं है। यहां से न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करता है साइटोकाइनिन और ले जाता है यंग पार्ट और बोलता है तुम लोग थोड़ा और यंग रहो। नहीं, जो मर रहा है उसे मरने दो, जो गिर रहा है उसे गिरने दो। उससे नहीं बोलना है कि तू बूढ़े ना हो। उल्टा क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स यहां से मोबिलाइज करके यंग पार्ट में ले आओ, और ताकि ये ज्यादा समय तक यंग रहे, ताकि ये ज्यादा समय तक यंग रहे। तो इनका डिले इन सेनेसेंस हो गया क्या? ये जल्दी बूढ़े नहीं हो रहे, ये है डिले इन सेनेसेंस। क्लियर? इसीलिए तो साइटोकाइनिन को कहते हैं एंटी एजिंग हार्मोन प्लांट्स के लिए। बी वेरी क्लियर। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए देख रहा हूं कि ये ना सोचना कि इंसानों की बात हो गई। तो ऐसा करो ना, जहां पर डिले इन सेनेसेंस लिखा है थोड़ा सा लिख लो ताकि एक्सप्लेनेशन रहे आपके पास कि डिले इन सेनेसेंस कैसे कराता है। तो लिखो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम old tissue, nutrients from old tissue are mobilized. Nutrients from old tissue are mobilized and transported to are mobilized and transported to young plant organs. Mobilized and transported to young plant organs so that they may remain young for more time, thus they delay the senescence. समझ गए? लिख दो एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। क्या लिख दो? एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। बायो ऐसे तो याद ही रखना है। और क्या क्या बायो ऐसे दिए हैं? एक तो क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट और वही सेल डिवीजन टेस्ट, टोबैको विथ सेल डिवीजन टेस्ट। बायो से का सिर्फ नाम याद रखिए। तो साइटोकाइनिन भी हो गया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। किसकी बात करनी है? इथाइलिन, एक अकेला हार्मोन जो गैसियस है। ऑफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन देखना होता है, सिर्फ हाई ऑक्सिन नहीं देखना है, साथ में लो साइटोकाइनिन भी देखना है। एक अकेला कॉम्बिनेशन कुछ नहीं कराएगा वहां, दोनों के कंपैरिजन में बात होती है। सिर्फ लिखा हो हाई ऑक्सिन हो रूट में तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन सेट है पूरा वो। ठीक है, अच्छा सुनो अब। हाँ क्या? ऑक्सिन मेनली ज्यादा कहाँ है? स्टेम वाले एरिया में। तो मेन हाइट बढ़वाता है ना, तो मेनली स्टेम की बात करेगी। अरे यार फिर तुम लोग मिक्स कर रहे हो। जब रूट फॉर्मेशन शूट फॉर्मेशन देख रहे हो ना, तो वहां आपको कॉम्बिनेशन देखना है। ये नहीं देखना हाई ऑक्सिन रूट बनवाता है, ये ना देखो, ये देखो लो साइटोकाइनिन के साथ हाई ऑक्सिन है तो रूट बनता है। पूरा कॉम्बिनेशन देखना है, एक नहीं देखना उसमें। ठीक है, अच्छा सुनिए, इथाइलिन एक अकेला गैसियस हार्मोन है जिसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन तो ही है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। देखो जरा क्या लिखा है, इथाइलिन की सिंथेसिस होती है मिथियोनिन एमिनो एसिड से। लिखा है क्या? कहां से? मिथियोनिन से। और कहां बनता है ये भी लिखा होगा, लिखा है क्या? राइपनिंग फ्रूट में बनता है ज्यादा ये, और सेनेसेंट ऑर्गन्स में, ओल्ड ऑर्गन्स में। सही है। और सुनो, इसके फंक्शन अगर देखोगे तो पहला यही मिलेगा, पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अरे भाई, कच्चा फ्रूट तोड़ लिया,
अब उसको पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है? इथाइलिन। सही है। अरे भाई, अगर पेड़ में लगा रहने देते तो पेड़ में खुद ही इथाइलिन बनता, अब फ्रूट पकाता। लेकिन आपने तो फ्रूट तोड़ लिया, तो इथाइलिन आप दो। अब आप इथाइलिन दो, उसके दो तरीके हैं। जैसे मान लो एक गोडाउन में कच्चे बनाना रखे, तो सड़े कुछ बहुत पके हुए बनाना रख दो उस गोडाउन में बंच में, तो वहां से देखो अनराइपेंड बनाना है ढेर सारे, और राइपेंड बनाना कुछ बंच रख दो। यहां से थाइलीन गैस रिलीज होगा, वो अनराइपेंड बनाना की राइपनिंग कराएंगे, प्लस प्रोडक्शन ऑफ इथाइलीन भी कराएंगे। इथाइलीन अपना प्रोडक्शन खुद इंड्यूस कराता है। मतलब यहां से पके हुए बनाना से इथाइलीन निकला, अब ये इथाइलीन इनको पका तो रहा है, लेकिन इनमें इथाइलीन प्रोडक्शन भी इंड्यूस कराएगा, तभी तो ये जल्दी पकेंगे। तो इथाइलीन ने अपना प्रोडक्शन खुद करवाया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अरे वो केमिकल नहीं आता इथेफॉन या सेपा, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड वाटर के साथ मिलाकर स्प्रे कर दो। क्या बोल रहा हूं? वाटर के साथ मिलाकर एक्वस मीडियम में स्प्रे कर दो, कच्चे फ्रूट में वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ये धीरे धीरे इथाइलीन रिलीज करेगा और फ्रूट को पका देगा। और पेड़ में ही पकाना है तो पेड़ में लगे लगे जल्दी पकाना है, तो एक्वस मीडियम को प्लांट में स्प्रे कर, एक्वस मीडियम को प्लांट में ही डाल दो, तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट में ये इथाइलीन धीरे धीरे रिलीज करेगा और फ्रूट को जल्दी पका देगा। तो फ्रूट को पकाने के लिए वैसे हम कॉमर्शियल लेवल पर क्या यूज करने लगे? इथेफॉन। क्लियर है? अच्छा, इथाइलीन करता क्या है? सुनो, फ्रूट राइपनिंग तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है इथाइलीन पक्का पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम को इन्फ्लुएंस करता होगा। इथाइलीन क्या करता होगा? पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम को इन्फ्लुएंस करता होगा, और वही तो फ्रूट को पकाता है। याद है, पेक्टिन का डिग्रेडेशन करा के फ्रूट को पका देता है। तो एक काम तो ये करता है, साथ में ये फ्रूट के पकते समय रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ा देता है। और ऐसे बढ़े हुए रेस्पिरेशन रेट को कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक कहते हैं। दिया है क्या? अब कुछ फ्रूट के नाम भी दिए हैं जिनमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है फ्रूट पकते समय। क्या कहती है? एप्पल, बनाना, टमाटो, मैंगो, ये 2-3 एग्जांपल दिए हैं। दिया है क्या? एप्पल, बनाना, टमाटो दिया है, मैंगो में भी है। तो मेरा कहना यह है, एक तो ये फ्रूट पकवा रहा है और पकते हुए फ्रूट में रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ा देता है, और ऐसे बढ़े हुए रेस्पिरेशन रेट को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। और सुनो, जिन फ्रूट में ऐसा हो जाता है, जिन फ्रूट में रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है पकते समय, सब फ्रूट में नहीं होता। जिन फ्रूट में रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है उन फ्रूट्स को कहते हैं क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। मतलब वो जो एप्पल, बनाना, टमाटो लिखा है ना, वो सब क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट है। नीट वाले पूछ लेंगे कि इनमें से कौन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट है, तो एप्पल, बनाना, टमाटो, मैंगो। तो जिनमें रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक देखा गया उन्हीं फ्रूट्स को क्या बोलोगे? क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। ठीक है? अच्छा, एक काम तो ये हो गया इसका। हाँ, उन फ्रूट्स का नाम लिख देना, क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट, क्योंकि रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक देखा जाता है उनमें। अच्छा, एक तो ये हो गया, फ्रूट को पकाया। अब क्या करेगा इथाइलीन? सेनेसेंस और एब्सिशन। क्या कराएगा? सेनेसेंस और एब्सिशन कराएगा। अब ये क्या होता है? सेनेसेंस तो जानते ही हो, ओल्ड करना।
और एब्सिशन प्लांट ऑर्गन गिराना। और इसका एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट लिखा है क्या, थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलनट। थिनिंग का क्या मतलब होता है, क्या जानते हो? आ? किसको पतला करेगा, कॉटन को, चेरी को, वॉलनट को, किसको? सबको। एग्जैक्ट बताऊं थिनिंग का क्या मतलब है? हाँ कोई कुछ बोल रहा है, सीट। अच्छा आओ दिखाता हूं थिनिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो ये जो लगते हैं ना, इनमें फ्लावर्स जो है, इधर ध्यान दो, यहां पर जो फ्लावर्स लगते हैं ना वो बंच में लगते हैं। अब बंच में अगर फ्लावर लग गए, बंच में फ्लावर्स लगते हैं, बंच में फ्रूट्स लगते हैं, तो क्या किया जाता है, इथाइलिन क्या करेगा, इथाइलिन क्या करेगा, इनमें से कुछ फ्लावर को, अगर सारे फ्लावर से फ्रूट बना, सारे फ्लावर से फ्रूट बना, तो सारे फ्रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगा, ये सारे के सारे फ्रूट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो यहां पर कुछ फ्रूट्स का बलिदान किया जाएगा। मतलब ये इथाइलिन, तो आप बोल रहे हो पतला करना, तो फिर एब्सिशन और सेनेसेंस के बगल में क्यों लिखा है? एब्सिशन का मतलब तो प्लांट से गिराना होता है ना। तो ध्यान से समझो क्या करता है इथाइलिन, कुछ यंग फ्लावर्स को या फ्रूट्स को गिरा दिया जाता है, एब्सिशन करा दिया जाता है, ताकि बचे हुए फ्रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और इनकी ग्रोथ मैक्सिमम साइज तक हो सके। दिस इज थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलनट। ये नहीं कि फ्रूट वॉल पतला करना, सीड पतला करना, ठीक है। थिनिंग का मतलब उनकी डेंसिटी कम कर देना, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो अभी एक दिन बाद तो भूल जाओगे, तो लिख लो थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट का क्या मतलब है, लिखो एब्सिशन ऑफ some flowers, abscission of some flowers, young fruits, abscission of some flowers and young fruits, so that remaining fruits, may get, proper nutrition, so that remaining fruits may get proper nutrition and may develop up to maximum size, and may develop up to maximum size, may develop up to maximum size। क्लियर है? अच्छा अगला फंक्शन देखो क्या दिया है, अगला दिया है ये फ्लावरिंग कराता है मैंगो में, उसी पेज में है, फ्लावरिंग कराता है मैंगो में, लेकिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करता है। अब ये फ्रूट सेट सिंक्रोनाइज करना मतलब, फ्लावरिंग कराता है पाइनएप्पल में और फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करता है। अब ये क्या होता है, इसको तो कई लोग पता होगा, मैं एक बार बोल रहा हूं। देखो सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट का मतलब है all fruits should be of similar size and all of them should mature, या all of them should ripen at the same time, ताकि जब एंड ऑफ सीजन हो तो सारे फ्रूट एक साथ हार्वेस्ट किए जाए और मार्केट में बेचा जाए। ये नहीं कि 2 पाइनएप्पल ले आना, आज जा रहा हूं बेच रहे, फिर अगले दिन 4 और ले आना, नहीं। सारे फ्रूट एक ही साइज के होने चाहिए, एक ही समय पकने चाहिए, ताकि सीजन के अंत में सारे फ्रूट एक साथ पक जाए, ताकि उनको मार्केट में बेचा जा सके। समझे? अच्छा पेज पलटो। नहीं वो नहीं बता रहा हूं मैं, वो ऊपर जो दिया ना ट्रिपल रेस्पॉन्स बताने वाला भी नहीं हूं, ये एक एक लाइन वाले बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है,
फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन कराता है कुकुम्बर में। फीमेल फ्लावर ज्यादा लगेंगे तो सीड उतने ज्यादा लगेंगे। अच्छा, डॉर्मेंसी तोड़ता है, सीड और बड डॉर्मेंसी, कौन से सीड की और कौन से बड की? देखो, डॉर्मेंसी तोड़ने की जिम्मेदारी जिब्रेलिन की बोली जाएगी, लेकिन पीनट सीड की डॉर्मेंसी, पोटैटो ट्यूबर की डॉर्मेंसी तोड़ने की जिम्मेदारी इथाइलिन को है। समझ रहे हो? किसकी डॉर्मेंसी? पीनट सीड की और पोटैटो ट्यूबर की। इनको जॉमिनेट करवाएगा, सही है, रूट ग्रोथ कराएगा, रूट हेयर फॉर्मेशन कराएगा, मतलब सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मान लो एक पौधा है राइस का, ये ऐसा है, पानी में डूब गया है, तो इथाइलिन रिलीज होगा और दो में से एक काम करेगा, या तो इसका इंटरनोड इलोंगेट करवा देगा ताकि ये पौधा पानी से बाहर आ जाए, या फिर ये ऐसे ही है, पेटियोल लंबा कर दिया ताकि लीफ पानी से बाहर आ जाए। तो डीप वाटर राइस प्लांट में या तो इंटरनोड इलोंगेट कर देगा ताकि अपर पार्ट ऑफ प्लांट पानी से बाहर आ जाए, या पेटियोल लंबा कर देगा, क्योंकि मेन तो प्रोटेक्ट करना लीफ को, वही तो फूड बनाएगा। सही है? इथाइलिन में सिर्फ एक चीज बचा है, ट्रिपल रेस्पॉन्स इन स्टेम, वो कुछ और ही चीज है, वो अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, चलो, ओके अंजुम, चलो अब देखते हैं अगली क्लास में, पूरा करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या होता है। ओके देन, नाउ सभी बाय बाय।